नमस्कार। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा पाचन तंत्र के रोग। मैंने अपने क्लिनिकल अनुभव में देखा है, जिन लोगों का हम उपचार करते हैं, तो पाचन तंत्र और मानसिक चिंतन, अगर ये दो चीज़ें अगर सही हो तो बीमार होने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं, है ना। पाचन तंत्र में गैस, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, इसका ट्रीटमेंट लोग बहुत लेते हैं, लेकिन उससे कोई ऑलमोस्ट सालों तक चलता रहता है, उनकी बीमारी ठीक नहीं हो पाती है। तो हुआ ऐसा था कि योग की क्लास के बाद में कुछ बुजुर्ग आते थे चर्चा के लिए। तो एक बार एक बुजुर्ग जल्दी आ गए, बड़े विद्वान थे वो, जल्दी आ गए क्लास में, और मैं स्टूडेंट से बात कर रहा था कि अब आज का जो हमारा विषय होगा वो होगा कॉन्स्टिपेशन। आज हम कॉन्स्टिपेशन पे चर्चा करेंगे। मैं ये बता ही रहा था कि वो बुजुर्ग बीच में बोले कि शर्मा जी, मेरा तो 25 साल पुराना जो कॉन्स्टिपेशन था वो ठीक हो गया। तो मैंने कहा चलिए आज आपके अनुभव सुन लेते हैं। वो बोले नहीं, कोई अनुभव नहीं, आपके यहाँ जो बातें बताते हैं आप कि भाई खाने को कैसे खाया जाना चाहिए, नीचे एक बाजोटा पाट लगा करके, पलाथी लगा करके बैठ के जब भोजन आए तो उसका प्रार्थना करते हुए, कोई भोजन मंत्र आए या नहीं भी आए, कि ये जो भोजन है ये मेरे को पुष्ट करेगा। और साथ में एक ग्रेटिफिकेशन, खेत से लेकर के और हमारी थाली तक ये जो अनाज आया है, इसमें कितने लोगों का श्रम है, उन सब का आभार व्यक्त करते हुए, फिर परमात्मा का आभार व्यक्त करते हुए, माता पिता का आभार व्यक्त करते हुए, गुरुजनों का आभार व्यक्त करते हुए, है ना, फिर बड़े शांति से, मतलब है ना, छोटा रोज जो कौर खाते उसका चौथाई कौर लेके मुंह में। और हमारे यहाँ जो कहते हैं ना कि भोजन को पिया जाता है, खाने को पिया जाता है और पानी को खाया जाता है, तो उसका मीनिंग ये है कि उसको इतना पचाएं मुंह में, उसका इतना चबाएं कि वो एक रस बन जाए, लार बन जाए, ताकि उसको निगला जा सके, है ना। तो भोजन को, खाने को पिया जाता है। और पानी जब भी पिए तो उसको मुंह में लेकर के, डक डक जैसे पीते नहीं, मुंह में लेकर के उसको घुमा के, ताकि मुंह से जो सलीवा है ना, लार है ना, वो मिक्स होके जाती है ना। तो ये आपका एक बड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा बन जाता है। जानते तो हम सब चीज़ों को है, इसमें जो भी चर्चा करेंगे हम, तो वो ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते, जानते तो हम सब हैं, लेकिन हम बस फॉलो नहीं कर। अब किसको कोई बात क्लिक कर जाए, उनको एक क्लिक कर गई, उन्होंने फॉलो किया, तो बोले कि 25 साल से मैं परेशान था, वही खाना, वही बनाने वाले और वही मैं लाने वाला, खाने वाला, लेकिन मेरे को तुरंत फ़ायदा मिल गया इससे और मेरी प्रॉब्लम दूर हो गई। तो एक एक चीज़ को महत्व देते हुए, जैसे अब पानी को घुमा के पीना ताकि लार मिले। आजकल क्या करते हैं मॉडर्न मेडिकल साइंस में, वो च्युइंगम खाने के लिए कहते हैं, ताकि आप दिन भर वो च्युइंगम चलाते रहते हो तो मुंह में एक सलेवा बनता रहता है, और ताकि आपका एसिडिक लेवल कम हो, है ना। तो हम क्यों नहीं पानी पिए, जब उसी तरह से पिए, घूट घूट करके गिलास में लेकर के पानी पिए। इसमें जो आयुर्वेद के नियम हैं उनका महत्व बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ऋषियों ने कहा है ना कि स्वस्थ रहने के लिए रोगी कौन नहीं, है ना, वो है जो हित भुक, मित भुक और रित भुक। बहुत सारी बातें हैं इसमें ना। हित भुक मतलब जो खाना हमारे लिए हितकारी हो, हमें सिर्फ वही खाना है, ठीक है ना। तो हितकारी का मतलब क्या है, जैसे एक बड़ी अच्छी कहानी है कि एक गांव में पूरे गांव का भोजन था। पहले एक सिस्टम था, पूरे गांव का लोग भोजन करते थे, तो बड़ा अच्छा भोजन का प्रोग्राम था। और एक सेठ घर के बाहर खड़ा था, तो सवेरे क्या देखता है कि वैद्य जी बहुत फास्ट चलते चलते जा रहे हैं, वैद्य जी, है ना। तो उसने, सेठ ने पूछा, वैद्य जी आज गांव में खाना है? तो वैद्य जी ने कह दिया कि पॉइजन है, पॉइजन, जहर है। वो सेठ डर गया, उसने दूसरे को कहा, दूसरे ने तीसरे को कहा, ऐसे करते करते गांव में बात फैल गई। अब खाना तैयार हो गया, हलवा तैयार हो गया, कोई खाने वाला ही नहीं है। तो पता किया तो मालूम पड़ा कि खाने में जहर है,
और बोले खाने में जहर कैसे हो सकता है, इतने प्रेम से बनाया है। किसने कहा, तो करते करते मालूम पड़ा सेठ ने कहा। सेठ को पूछा भाई तेरे को किसने बताया, कि मेरे को वैद्य जी ने बताया। वैद्य जी को बुलाया। वैद्य जी ने कहा भाई मैं तो जल्दी जल्दी पेशेंट को देखने जा रहा था, और इसने पूछा कि भाई वो खाना आज हलवा है, तो ये तो डायबिटिक पेशेंट है ना, कहीं पे भी हो ना, इसके लिए तो जहर है। तो मैंने तो ऐसे कहा था जहर है। तो सवाल ये है कि हमारे लिए जो हितकारी क्या चीज़ है, हमारी जो दोष अनुसार, वात पित्त कफ दोष अनुसार, हमारी प्रकृति के अनुसार, और क्या खाना चाहिए हमें, हितकारी खाना हो, हित बुक ऋत बुक, जो ऋतु का अनुसार खाना चाहिए। बिल्कुल आयुर्वेद में एक सिस्टम बनाओ किस ऋतु में क्या क्या खाना चाहिए, ठीक है। ऋत बुक और मित बुक। मित बुक का मतलब है कि अल्पाहार, अल्पाहारी होना चाहिए। अल्पाहारी का मतलब हम अपनी भूख का 75% खाएं, 25% स्टोमक में पानी के लिए और गैस के लिए जगह छोड़े, है ना, ताकि हमारा पाचन अच्छी तरह हो सके। इसके अंदर जो पाचन से संबंधित जितनी प्रॉब्लम है, इसमें स्वर योग का बड़ा महत्व है। अगर हम स्वर के अनुसार कोई भी खाएं या पिए, तो उसको थोड़ा सा उसको फॉलो करें ना, तो उससे तो सभी प्रॉब्लम दूर हो जाती है ना। जब हमारा राइट स्वर चले, सूर्य स्वर, तब भी हम खाना खाएं। इसके विस्तृत वीडियो में लिंक कर दूंगा। और जब हमारा चंद्र स्वर चले, लेफ्ट नॉस्ट्रिल चले, तभी हमें पानी पीना चाहिए। जितने भी लिक्विड्स है ना, उसमें पीने चाहिए। तो इसके मिरेकल है। तो ये इसको हम करेंगे ना, तो बहुत फायदा होगा। फिर आता है कि जो इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक और कॉन्स्टिपेशन, सही माने में इसके रोगी सालों तक भटकते रहते हैं, इसका इलाज संभव नहीं होता। उसके कारण क्या है कि ये 9 मीटर का ट्रैक है हमारा, माउथ टू एनस 9 मीटर का ट्रैक है ना। तो इसके लिए सब रेस्पॉन्सिबल है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, और सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है चिंतन की, ठीक है ना। हम कैसे खाना खाते हैं, ठीक है ना। तो भोजन के लिए जब हम खाना खाएं, तो सामने कोई टीवी, मोबाइल, रेडियो, अखबार वगैरह पास में कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ वो खाना होना चाहिए। और उसी में पूरा जैसे ध्यान करते हैं ना, है ना। भजन और भोजन हमारे यहाँ कहते हैं ना, बिल्कुल शांत होना चाहिए, अकेले में होना चाहिए। तो इस तरह से खाते हैं, क्योंकि खाने में यहाँ कोई पेट के अंदर कोई आराम मशीन तो है नहीं जो खाना खाया और धमाधम कूट दिया, ऐसा तो है नहीं। यहाँ पे क्या है कि ब्लड की हीट रहती है, उस गर्मी से वो जठर अग्नि, इसको जठर अग्नि बोलते हैं, उससे वो फायर से खाना पच जाता है। अब अगर जब हम चिंतन करते हैं, टीवी देख रहे हैं, उसमें जो सीरियल्स ऐसे मुंह फाड़ करके देखते रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो ब्लड का फ्लो टूवर्ड्स हेड हो जाता है और पेट हमारा ठंडा हो जाता है, तो पाचन नहीं होगा। तो इसलिए हमने जब खाने को जल्दी जल्दी खाया, तो दांतों से कम काम लिए तो दांत कमजोर हो गए, और आंतों पे ज्यादा लोड डाला तो आंतें हमारी कमजोर हो गई। अब खाना खाया और बाजार से चूर्ण लाए और चूर्ण खा लिया और उसको निकाल दिया, तो फिर वो खाने का कोई मतलब ही नहीं रहता, कि उसके जो जब तक रसों का शोषण नहीं हो, लास्ट बड़ी कॉलन से निकलने तक, जो वो पूरा वहाँ पे B1, B6, B12 सब एब्जॉर्ब करते हैं आते, ताकि मल बिल्कुल बंधा हुआ सा बिल्कुल मल आए। और नहीं तो क्या होता है, जैसे पानी जैसा मल बाहर आता है ना। वो इसलिए कि हम वो चूर्ण खा करके उसको सही ढंग से पचने का टाइम ही नहीं देते हैं। तो अब इसके लिए हमें सबसे जरूरी चीज है कि दिन की शुरुआत अच्छी कैसे होगी, है ना। तो उसका पहला नियम है कि अगर हम रात को अच्छी नींद ले लें, तभी दिन की अच्छी शुरुआत होगी। तो उसके लिए पहले नाइट के प्रोग्राम से चलते हैं, कि जब हम खाना खाएं, है ना, तो खाने और सोने में 2-2.5 घंटे का अंतर होना चाहिए, है ना। और खाने में वही नियम अपना है, जैसे हमारे शरीर में, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारे शरीर में 4 टाइम मेजर एसिड बनता है। एक तो सवेरे 11:30 से 12 के बीच में, और एक शाम को 6:30 से 7 के बीच में। ये बनता है मेजर एसिड, करीब 400 ml तक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना।
तो ये लीवर बना करके छोड़ देता है स्टोमक में, ताकि हमारा खाना पचे। और दो बनते हैं माइनर, वो बनता है सवेरे ब्रेकफास्ट के लिए और शाम को इवनिंग के लिए, वो थोड़ा बनता है, ठीक है। अब मेजर एसिड का इसका कैसे मालूम पड़े कि जब ये एसिड बनता है ना, तो पेट में हल्की सी गुड़गुड़ की आवाज़ आती है। अगर हम रेस्पॉन्स दें तो वो इंडिकेटर होता है कि अब आप खाना डालिए। हम क्या करते हैं कि उस समय कोई चाय वगैरह पी करके उसको शांत कर देते हैं। तो अब वो जो एसिड आ गया है स्टोमक के अंदर, वो फिर आंतों में चला जाएगा, फिर पूरे ब्लड में होकर के पूरे शरीर में वो एसिडिक ब्लड घूमेगा। तो जहां जहां वो ब्लड जाएगा सभी को वो छील देगा उसको। और फिर जब एसिड नहीं है बॉडी में तब खाना डालते हैं, तो वो खाना कैसे पचेगा। इसलिए इस साइकिल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। 11:30-12 के बीच में खाना खा लें और एक 6:30-7 के बीच में खाना खा लें। और फिर खाने और सोने में 2-2.5 घंटे का अंतर दें। अब कई लोग बोलते हैं कि नहीं हमारे तो ऐसा काम है, हम रात को 10 बजे, आपको 10 बजे तक काम करना है तो करो, लेकिन आपके पास में 6:30-7 बजे आपको लगे ना, तो उस टाइम आप जो पास में अवेलेबल हो अपने पास में रखिए थोड़ा खाना, तो खा करके और फिर अपने काम में लग जाए। अगर आप अब घर पे रात को 10 बजे 11 बजे भी आते हैं तो आप खाना मत खाइए, आप बिल्कुल लाइट कोई दूध या दूध में कॉर्नफ्लेक्स या थोड़ा दलिया, जरूर ज़्यादा भूख लगे तो वो ले लें, लेकिन पूरा डिनर लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि खाने और सोने में 2-2.5 घंटे का अंतर होना चाहिए। खाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, टीवी देखते देखते खाते हैं और वहीं सो जाते हैं। ये ओबेसिटी का, इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक, कॉन्स्टिपेशन का सबसे बड़ा कारण है। तो खाना खा करके 400-500 कदम कुछ घूमें, 200 कदम भी घूमें, उससे क्या है कि नींद आपको अच्छी आ जाएगी। अब रात को सोते समय एक नियम बनाए, लेफ्ट करवट सोए, बाई करवट सोए, ताकि आपका राइट नॉस्ट्रिल ऊपर रहेगा, तो उससे क्या होगा, खाने का पूरा पाचन हो जाएगा। अब अगर रात को सही समय पे आप सोएंगे, लेट नाइट सोने का इसमें वो तो कभी स्वस्थ रहते ही नहीं है। अगर आप सही समय तक 9-10 बजे तक सोएंगे और 5 बजे उठेंगे, तो 5 बजे का समय जो वात का समय है ना, इस समय आपका स्टोमक नेचुरली क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा। और आप लेट करेंगे तो फिर वो वात का समय चला गया, फिर आपको चाय, नशे, दुनिया भर के कार्य करने पड़ेंगे, तब जाके पेट वैसा वो भी साफ नहीं होगा। तो सवेरे जल्दी समय पे नहा लें उठ के, और आप सूर्य, उगते हुए सूरज को, वहाँ जल चढ़े या नहीं चढ़े ये आपकी मर्जी है, लेकिन उगते हुए सूरज की किरणों को लेते हुए, लाल किरणों को लेते हुए ना, अगर आप कुछ प्राणायाम और योगाभ्यास कर लेंगे, जो इसके लिए जैसे योगाभ्यास है, पवन मुक्त है, उत्तान पाद है, भुजंग आसन है, ठीक है ना। वैसे तो सभी आसन अच्छे हैं, है ना, आसनों से लेकर के अग्निसार क्रिया तक ये करें। सूर्य नमस्कार बहुत ही अच्छा है, तो ये सब करें, कुछ प्राणायाम करें, है ना। तो इससे आपको, या जो ये नहीं करते हैं तो मॉर्निंग वॉक करें अच्छी सी, है ना, मॉर्निंग वॉक करें, अपना कुछ जो खेल कूद है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें, ताकि जो सेडेंटरी लाइफ बनी हुई है ना, हमारे यहाँ पे 2 ही बड़े रोग के कारण हैं। कुछ लोग, आधे लोग हैं दुनिया के, वो माल न्यूट्रिशन से बीमार है, उनको कुपोषण की बीमारी, उनको पूरा खाने को नहीं मिलता। और आधे लोग हैं जिनको बहुत ही रिच डाइट खाते हैं, खूब संपन्न हो गए, तो रिच डाइट खाते हैं, सेडेंटरी लाइफ है, वहीं बैठे रहते हैं, है ना, सिर्फ एक मानसिक कार्य होता है, शारीरिक कोई श्रम होता नहीं है, तो वो मोटापे से और ये इन सब सारी बीमारियों से, और फिर वो रोग, एक पाचन तंत्र और चिंतन, ये 2 ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे ही फिर ये आपका बीपी, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट, ये सब बीमारियों के नाम आप कुछ भी ले लीजिए, तो वो सब उससे जुड़ी हुई है, ठीक है। तो जो हमारा ये 9 मीटर का ट्रैक है, इसको हम साफ कैसे करें, माउथ टू एनस, इसके लिए योग में बहुत अच्छी शुद्धि क्रिया है ना। तो उसका पहले आप कपालभाति प्राणायाम वगैरह करके अपने आप को तैयार कर लेते हैं अगर, तो जलनीति से या आपका ईएनटी सिस्टम ये पूरा क्लीन हो जाता है, आपका श्वास प्रश्वास सही हो जाता है। वमन, पानी पी करके उसको बाहर करना, उल्टी करना, इससे क्या होता है कि आपका एसिडिक लेवल ठीक रह जाता है, स्टोमक आपका पूरा क्लीन हो जाता है। फिर उसके बाद में आता है संघ प्रक्षालन, लघु संघ प्रक्षालन और संघ प्रक्षालन तो 3 महीने या 6 महीने में करना चाहिए,
ताकि क्या है उसमें वो पुराने साधकों के लिए, नए साधकों के लिए लघु संघ प्रक्षालन, तो उसका भी मैं वीडियो एक लिंक कर दूंगा, है ना। उससे क्या होता है कि पूरा 9 मीटर का जो हमारा ट्रैक है ना, वो इतना अच्छा क्लीन हो जाता है। उससे बेटर तो कोई क्लींजिंग की कोई टेक्निक ही नहीं है। तो ये उसमें एक अच्छा फायदा मिल जाता है। सबसे जो गीता में जो कहा है ना, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, एवरीथिंग शुड बी इन बैलेंस, सम्यक युक्तिपूर्वक होनी चाहिए। युक्तिपूर्वक हमारा आहार, और आहार विहार, विहार मतलब आहार के अलावा जितनी भी एक्टिविटीज है, खेल कूद कार्य वगैरह, जैसे विहार, आहार विहार, युक्त आहार विहार, युक्त चेष्ट से आपका चिंतन वो भी युक्तिपूर्वक होना चाहिए। युक्त स्वप्नावबोध से, स्वप्न, अब देखिए यहाँ पे जब आप रात को सोते हैं तो एक चीज इंपॉर्टेंट देता हूँ आपको, वो है एक शॉर्ट मेडिटेशन करने की आदत डालें, है ना। तो कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि अभी हमारे पास टाइम कहाँ, नहीं, आपका टाइम मैं उल्टा बचा रहा हूँ। जैसे ही सिर को आपने तकिए पे रखा, अब आप सस्वर 1 मिनट के लिए ओमकार का उच्चारण शुरू करिए, ओम ओम, इस तरह से उच्चारण। फिर सेकंड मिनट में उपांशु धीमे स्वर में ओम ओम, इस तरह से। और थर्ड मिनट से आगे आप मन ही मन बिना बोले, है ना। और फिर आपको तुरंत नींद है, जो नींद आपको आधा घंटे में आती है, 15 मिनट में आती है, वो 3-4 मिनट में आपको नींद आ जाएगी। और उससे फायदा क्या होगा, जो हमारी लास्ट थॉट होती है ना, वो वही हमारे पूरी रात में रहती है। तो ओमकार के जो कंपन है ना, ओमकार के जो वाइब्रेशन है ना, वो आपको होल नाइट मिलेंगे, है ना। और सवेरे बिल्कुल आप फ्रेश उठेंगे। तो इसका बड़ा महत्व है। तो यहाँ से हमने जो शुरुआत की सवेरे उठने की, तो उससे हमें बड़ा फायदा मिला। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, सभी कुछ हमारे कर्म वगैरह युक्ति, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अगर हम ये एवरीथिंग शुड बी इन बैलेंस्ड मैनर, सम्यक तरीके से युक्तिपूर्वक करेंगे, विवेक पूर्वक करेंगे ना, हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या हमें खाना चाहिए, है ना, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब। तो आजकल जो आहार बिगड़ा हुआ ना, बाजार के और डिब्बा बंद चीज़ों का खाना, है ना, ये सब चीज़ें खाते हुए स्वास्थ्य की कल्पना करना मुश्किल है। दवाई से कोई इलाज नहीं होता है, ठीक है ना। तो सब अगर ये सब भी कुछ युक्तिपूर्वक होगा तो योगो भवति दुखा, तब आपका योग दुखों का निवारण करने वाला होगा। इसको तो फॉलो करना है, इसको तो कोई, इसके अलावा तो कोई रास्ता ही नहीं है ना। और मन की शांति बनाए रखना है। अब मन की शांति कैसे बनाए रखें, इसके लिए पतंजलि महाराज ने बहुत अच्छी किया, चित्त प्रसादनम, कि दुनिया में जो लोगों के साथ व्यवहार है, इंटरेक्शन है, वो तो होगा ही, है ना। ये इनको हम नहीं बदल सकते, बदल हम किसी से अपने आप को बदल सकते हैं। तो इनके साथ व्यवहार करते हुए, है ना, हमारा चित्त कैसे प्रसन्न रहे, तो उसकी एक टेक्निक है ना। हम किन किन लोगों के साथ में कैसे व्यवहार करना, मतलब कैसे कम से कम उलझे। तो कैसे कम से कम उलझेंगे तो कम से कम रिएक्शन आएंगे, और उतना ही हमारा चित्त प्रसन्न रहेगा, ठीक है। योगाभ्यास बहुत ज़रूरी है। योगाभ्यास और ये अपना क्लींजिंग क्रिया है, ये बहुत अच्छी है, करनी चाहिए। और फिर जब हम ये कर लेते हैं इनको, एक दिन तो जोश में आकर के या कोई वीडियो सुन करके कर लेते हैं, लेकिन नित्यता, नियमितता और निरंतरता चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। सतु दीर्घकाल निरंतर्य सत्कारा आसेवित दृढ़ भूमि, पतंजलि कहते हैं सत्कार पूर्वक करिए, आदर पूर्वक करिए, है ना, भार स्वरूप मत करिए, ठीक है ना। तो इसकी रेगुलर प्रैक्टिस, तो उसके लिए हमें जब भी कोई जीवन में जहाँ पे रुकावट आ जाती है, बदलाव करना है जीवन के अंदर, तो उसके लिए बड़ा एक सिंपल टेक्निक है कि ध्यान की प्रैक्टिस करें या शवासन करें। शवासन का वीडियो में एक लिंक कर दूंगा। उस स्थिति में लिया गया संकल्प, जो हम रिजॉल्व पास करते हैं, वो हमारा संकल्प सिद्ध होता है। वो हमें थोड़ा सा अंतर बल देता है। सोचते तो हम कई बार है कि सवेरे जल्दी उठेंगे, योग करेंगे, लेकिन सफल नहीं हो पाते, फिर अलार्म को बंद कर देते हैं। तो ये होगा संकल्प से। छोटे छोटे संकल्प लेने चाहिए, है ना। किसी को जरूरत तो पड़ेगी तो मैं संकल्प कैसे होते हैं, कैसे लेते हैं, उसका भी एक छोटा क्लिप लिंक करूंगा। तो संकल्प से आपके मन में एक दृढ़ता आती है, और फिर वो आपकी योजना
एक बार 20-25 दिन कर लेते हैं, फिर आप संस्कारित हो जाते हैं। फिर करने की जो फिर अपना आप उसी टाइम आप उठेंगे, वैसे ही खाना खाएंगे, है ना। और संकल्प के अंदर हम ध्यान, उसी ध्यान की स्थिति में हम संकल्प कैसा लेते हैं कि मैं आहार विहार के नियमों का पालन करूँगा, मैं पूरे दिन प्रसन्नचित्त रहूँगा, है ना। तो जब भी आप फिर कुछ गलत खाएंगे ना, तो आपको एकदम क्लिक होगा, आपको रोकेगा, और दूसरे दिन उसके ऊपर अनुसंधान करते हैं कि भाई मैंने जो संकल्प लिया था आहार विहार के नियमों का पालन करूंगा, वो मेरा संकल्प कहाँ पे टूटा, और फिर आप रियलाइज करेंगे, तो फिर वापस संकल्प लेते हैं। तो छोटे छोटे संकल्पों से मानव परिवर्तित हो। तो इस तरह से पूरा एक हम अभ्यास करेंगे, है ना, आहार विहार के नियमों का पालन करते हुए, तब जाकर के जो हमारा योगो भवति दुःखा, ये हमारा जो जीवन है ना, वो दुखों से दूर होगा। तब जाकर के हम ये कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक्स, इन सब से बचेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक और शेयर करें, है ना, और अपने सुझाव दें। आप YouTube पे अगर वीडियो में डालता हूँ तो उसके ऊपर नीचे कमेंट्स वगैरह ज़रूर दें, है ना, ताकि मैं कोशिश करूँगा कि आपके प्रश्नों का जवाब दूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत आभार।